हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग मैडम यू और जंग फैमिया को मना लेता है कि महारानी को कैसे मनाना है। पहले तो वो दोनों अग्री नहीं करते, फिर फाइनली वो दोनों अग्री कर जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ महारानी का कारवां युनमक के लिए निकल गया होता है और महारानी ऑलरेडी पालकी में बैठी होती हैं। तब उनका सेवक बाहर से कहता है, महारानी मैं आपसे क्या एक सवाल, सॉरी गाइज मैं बार बार राजमाता को महारानी बोल रही हूँ, तो राजमाता मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि मेरी इतनी हैसियत नहीं, फिर भी कब से सवाल मेरे मन में। तब राजमाता कहती हैं, हाँ बेशक पूछ सकते हो, इतने साल तक तुमने मेरी सेवा की है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तब वेदास कहता है, राजमाता युनमक क्लैन कोई इतना बड़ा क्लैन नहीं है जिसके लिए खुद आपको वहाँ जाना पड़े किसी को लेने। आपका दिया हुआ खत ही काफ़ी था, वो लोग खुद राजकुमारी यानली को भेज देते, इसके लिए आपको खुद जाना आपको नहीं लगता आपके पद की तौहीन है, वो भी इतने से छोटे से सेक्ट में जाने के लिए। तब राजमाता कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ या मुझ में अकल नहीं है? युनमक क्लैन कोई बड़ा क्लैन नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। चाहे तो उसे 2 सेकंड में ख़त्म किया जा सकता है। जितनी वहाँ की आबादी नहीं उससे ज़्यादा हमारे पास सेना है, पर फिर भी उनके पास कुछ ऐसा है जो लैन क्लैन में शामिल होना ज़रूरी है। वहाँ की नदियों का स्रोत, वहाँ सबसे बड़ा नदियों का स्रोत है जो कि व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। अगर वो अपना रास्ता बंद कर तो व्यापार करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और ना जाने कब मन में बगावत का बीज उमड़ जाए, और वो बगावत का बीज अगर फूट गया तो कितना नुकसान हो जाएगा पता भी है तुम्हें? अंदाज़ा भी लगा सकते हो। हाँ, शायद हम उस परेशानी को जल्द ही सॉल्व कर लें, पर जब तक वो परेशानी रहेगी कितने लाखों का नुकसान हो सकता है बात का तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए ये करना ज़रूरी है ताकि युनमक क्लैन हमारी मुट्ठी में रहे और हमेशा उन्हें याद रहे कि उनका एक परिवार का सदस्य लैन क्लैन में है और वो तब तक सुरक्षित है जब तक हमारे किए गए फैसलों को वो लोग मान रहे हैं। इसलिए, और रही मेरी वहाँ जाने की बात, तो मैं इसलिए वहाँ जा रही हूँ ताकि उन लोगों को अपनी हैसियत और अपनी जगह याद रहे कि वो क्या हैं। वो कभी भी ये ना भूले कि वो क्या हैं, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तब वह दास कहता है, वाह राजमाता आपकी तो बुद्धि की तारीफ करनी पड़ेगी, सच में आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और युनमक क्लैन का दिखाया जाता है जहाँ युनमक में सब चीज़ की तैयारी हो गई होती है, यानी राजमाता के स्वागत की सारी तैयारियाँ की गई होती हैं। मैडम यू बार बार देख रही होती हैं कि किसी भी चीज़ में कमी ना रह जाए, यानी एक भी चीज़ की कमी, अगर महारानी माता को अगर कुछ चाहिए तो वो उसी समय वहाँ हाजिर होना चाहिए। कोई नहीं चाहता था कि राजमाता को इतनी सी बात की परेशानी हो या उन्हें वो नाराज़ करे, इसलिए हपड़ा तपड़ी का माहौल था और महल में हर चीज़ लाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ राजमाता का स्वागत काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया गया था। फूलों की वर्षा की गई थी और उनके स्वागत में काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई थी जिससे राजमाता काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो देखना चाहती थी कि युनमक क्लैन उनके स्वागत में और क्या क्या कर सकता है। वे इस बात से काफ़ी खुश थी कि वो जो चीज़ मांग रही थी उसी समय उसी जगह वो चीज़ उनके लिए हाजिर हो रही थी, जिस बात से उन्होंने मैडम यू की तारीफ़ भी की थी, जिससे मैडम यू को एक रिलीफ था कि एटलीस्ट उन्हें अभी परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि वह जानती थी कि आगे जो कहने वाली है और जो बोलने वाली है वो खतरे से नहीं, क्योंकि राजमाता को नाराज़ करना यानी सब खत्म कर देना सब कुछ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ राजमाता धीरे धीरे अपनी चाय को पी रही होती हैं और मैडम यू अपनी बात को कह रही होती हैं। जैसे ही मैडम यू की बात ख़त्म होती है राजमाता उठती हैं और कहती हैं, हाँ, तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ? हाँ, या तुम्हें लगता है मैं बहुत ज़्यादा खाली हूँ आजकल? बताओ। हाँ, मैं खुद यहाँ आई तुम्हारी बेटी को लेने। तुम लोग क्या समझ रहे हो खुद को और अपनी बेटी को? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी पूरी दुनिया में एक ही है या उस जैसा कोई नहीं जो इतना घमंड आ रहा है? तब मैडम यू अपने घुटनों के बल बैठ जाती हैं और कहती हैं, राजमाता आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सच में कुछ नहीं है। हम बगावत नहीं करना चाहते, एक बार बात को समझने की कोशिश कीजिए। तब राजमाता कहती हैं, बात को समझने की कोशिश करूं? मैं कोशिश करूं? अच्छा, तुम एक बात जान लो यू कि तुमने मेरी तौहीन की। मैं यहाँ खुद आई तुम्हारी बेटी को लेने और मुझे यहाँ ये सब कहा जा रहा है कि मैं उसके बदले किसी और को ले जाऊँ।
मजाक लगा रखा है तुमने? हाँ, कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। और अब तुम सब के सब अपने अंत के लिए तैयार रहना। जैसे ही ये कह के राजमाता जाने वाली होती हैं, तभी मैडम यू अचानक से अपनी आवाज को तेज करते हुए कहती हैं, वो बाउशिन शरीन का पोता है। जैसे ही ये बात राजमाता सुनती हैं, उनके कदम रुक जाते हैं और वह हैरानी से पलटती हैं और कहती हैं, क्या कहा तुमने? तब मैडम यू कहती हैं, वो बाउशिन शरीन का पोता है। तब राजमाता कहती हैं, यानी वो कांशी शरीन का बेटा है? तब मैडम यू कहती हैं, हाँ। तब राजमाता कहती हैं, अभी के अभी मुझे वो इंसान मेरी आंखों के सामने चाहिए, बुलाओ उसे, मैं देखना चाहती हूँ। तब मैडम यू अपने एक सेवक के हाथों संदेश भेजती हैं और वह विंग को बुलाती हैं। जैसे ही विंग राजमाता के सामने आता है, वह सबसे पहले उन्हें बो करता है और कहता है, राजमाता, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। तब राजमाता कहती हैं, अपना चेहरा दिखाओ, सर उठाओ। जैसे विंग अपना सर उठाता है तो राजमाता उसके चेहरे को देखती ही रह जाती हैं, क्योंकि विंग सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और आज तो उसकी खूबसूरती निखर के आ रही थी। वह इतना सुंदर लग रहा था कि अगर कोई इसे एक बार देखे तो सिर्फ देखता रह जाए, उससे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाए। तब राजमाता कहती हैं, तो तुम हो विंग? अच्छा, कहना पड़ेगा, व्रत तो बहुत हो और ऊपर से बाउशिन शरीन के पोते भी हो। चलो ठीक है, खड़े हो जाओ। तुम जानते हो तुम्हारी खूबियाँ क्या है? मैं बताती हूँ। तुम्हारी खूबी ये है कि तुम्हारे पीछे बाउशिन शरीन का नाम है, इसलिए तुम्हारे फैमिली को मैं माफ़ करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा कीमती हो। तुम अनमोल हो, पर इतने भी नहीं कि तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट ना हो। तो तुम अपनी हैसियत, अपनी जगह भूलना मत। तब विंग कहता है, राजमाता ने मेरी फैमिली को माफ़ किया है, इसका एहसान पूरी ज़िंदगी मेरे सर रहेगा। मैं इस बारे में कभी नहीं सोच सकता राजमाता, आपने मेरी पूरी फैमिली को माफ़ किया है, इसके लिए मैं एहसानमंद रहूँगा और अपनी जगह कभी नहीं भूलूँगा, कभी भी नहीं। तब राजमाता कहती हैं, अच्छा है, सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी हो, पर इस सब से क्या, ऐसी क्या खास चीज़ है तुममें जो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँ? क्योंकि मैं बता दूँ, मेरे बेटे की चाहे बीवियाँ हों या फिर कॉन्क्यूबाइंस, उनमें खूबियाँ हैं। हर एक के पास कोई ना कोई टैलेंट है, तुम्हारे पास भी कुछ तो होना चाहिए। तब विंग कहता है, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मैं तलवारबाजी कर सकता हूँ, तीरंदाजी कर सकता हूँ, अच्छा तैराक हूँ, मुझे चित्रकला आती है, संगीत आता है, नृत्य भी जानता हूँ, औषधियों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, जानवरों का ख्याल रखना भी मुझे आता है, और हाल ही में मैंने अपनी शीजे से कुछ खाने के व्यंजन बनाना सीखा है। तब राजमाता कहती हैं, अच्छा, इतना सारा टैलेंट है तुम में। चलो, यह आना खाली नहीं गया मेरा। ठीक है, चलो, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है और मेरे पास भी नहीं कि मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँ। अपना सामान तैयार करवाओ और तैयार हो जाओ, कुछ घंटों में हम यहाँ से निकलेंगे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राजमाता के इतना कहते ही विंग उठता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है जब विंग के सामान को पैक किया जा रहा होता है और विंग को भी तैयार किया जा रहा होता है, क्योंकि वो राजमहल में ऐसे ही तो नहीं जा सकता, इसलिए उसे तैयार होना ज़रूरी था। उसे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे थे और अच्छे गहने भी, और उसके लिए सारा सामान पैक किया जा रहा था। विंग के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नज़र नहीं आ रहा था, दुखी था ना वो खुश था। इसीलिए जैनसन उससे पूछ ही लेता है, विंग क्या चल रहा है दिमाग में? हाँ, ऐसे तो मत बैठ, इतने साल में मैंने तुझे ऐसे कभी नहीं देखा। तब विंग कहता है, मैं कैसे बैठा हूँ जैनसन? मैं सच कहूँ तो मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मैं किसी से प्यार नहीं करता जिससे मुझे बिछड़ने का दुख हो कि मेरी शादी उससे नहीं हो रही और किसी और से हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरी मन में हमेशा से बस एक ही इच्छा थी, मैं जिससे शादी करूं वो सिर्फ मेरा हो, मुझसे प्यार करे, मेरा होके रहे, सिर्फ मेरा, मेरे नखरे उठाए, मेरा गुस्सा सहे, मेरी हर इच्छा को सिर्फ मेरे साथ रहे। बचपन से मैंने आज तक कुछ नहीं बांटा, कुछ भी नहीं। तुझे याद है ना, मैडम यू मुझे कितना डांटती थी, इस बात पे कितना समझाती थी कि हर चीज़ हमें शेयर करनी चाहिए, पर मैं जिद्दी था, मैं मार खा लेता था पर फिर चीज़ नहीं देता था। काश वो सीख ली होती तो ऐसा फील नहीं होता कि के साथ मैं रहने जा रहा हूँ, ऑलरेडी वो किसी और के साथ रह रहा है और मुझे उसे बांटना होगा, ना चाहते हुए भी बांटना होगा, और पता नहीं वो मेरी तरफ देखेगा भी कि नहीं। आखिर मैं उसकी बीवी बन के वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ वहाँ रहने जा रहा हूँ, और वैसे भी वो राजा है, वो मेरी तरफ क्यों ही देखेगा जब उनके महल में ऑलरेडी इतनी सुंदर सुंदर रानियाँ हैं और ऑलरेडी इतने ऊंचे क्लैंस से, तो वो मुझ जैसे तो उसमें से वो मुझ जैसे ओमेगा को क्यों देखेगा? मेरी तरफ देखने का कोई रीज़न नहीं है। हो सकता है मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाए पर मैं उनसे मिल भी ना पाऊँ,
पर क्या कर सकते हैं, शायद यही मेरा नसीब है और इसे मुझे एक्सेप्ट करना होगा, मानना ही होगा। मैं इसे नाकार नहीं सकता। तब जैन चैन कहता है, मेरे भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है, काश तेरी जगह मैं वहाँ जा सकता। आज तुझे मेरी फैमिली के लिए कितना कुछ। तब विंग कहता है, खबरदार खबरदार तूने ऐसा कहा तो, ठीक है ना, ये फैमिली मेरी भी है, जितनी तेरी है उतनी ही मेरी है। मैं मानता हूँ मैडम यू मेरे साथ थोड़ी सख्त हैं, पर वो प्यार तो मुझे भी करती हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, मैं ठीक से रहूँगा। आखिर वो राजमहल है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और जो होगा मैं हैंडल कर लूँगा। मैं बस चाहता हूँ चीज़ें ठीक रहें। इतने दिन से उनका खाना ना खाना, इस वजह से उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो बेहोश हो गई हैं। अब बस वो ठीक हो जाएं। उनका ख्याल रखना मेरे पीछे से जैन चैन। मैं जानता हूँ जब वो उठेंगी तो और मुझे नहीं देखेंगी तो क्या रिएक्शन होगा उनका, तो तुझे उन्हें संभालना है। उनके पास रहियो, ठीक है, किसी भी तरह उन्हें संभाल। और हाँ, उनके उस पीकॉक को खबर कर दे कि यहाँ आ जाएंगे, वरना वो इडियट कहीं का उनसे मिलने ही नहीं आएगा। लेटर लिख के उसे यहाँ बुला, ताकि वो शीजे के साथ रह सके और उनका ख्याल रख सके, और जल्दी से जल्दी उनकी शादी करवा दे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी आगे लाइफ में कुछ भी हो। मैं चाहता हूँ वो और शीजे साथ रहे। हाँ, वो बात अलग है कि मैं उस पीकॉक को पसंद नहीं करता, पर क्या कर सकते हैं, शीजे तो करती है ना, और उनकी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जैन चैन तब जैन चैन कहता है, तू दुनिया का बेस्ट भाई है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ये कह के जैन चैन विंग को गले लगा लेता है। यहाँ से शीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है, जहाँ विंग को फाइनली जाने का टाइम आ गया था और विंग का कारवां निकल चुका था। विंग जा तो रहा था, पर पीछे अपनी बहुत सारी मीठी यादें छोड़ के जा रहा था। कैसे वो यूनमक में पहली बार आया था, कैसे वो रहा था, कैसे मैडम यू ने उसे डांटा, कैसे उससे प्यार किया, कैसे उसका ख्याल रखा, कैसे वो बड़ा हुआ। विंग ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी दूर चला जाएगा अपनी फैमिली से, इतनी दूर। उसने कितने सारे सपने देखे थे अपने लिए, पर उनमें से एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। पर इस बात का उसे अफसोस नहीं है, क्योंकि उसने जो किया वो अपनी फैमिली के लिए किया, और उसे जितनी बार मौका मिलेगा वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करेगा। जान भी देनी पड़ी तो वो देगा। इसलिए उसे रिग्रेट नहीं था कभी भी अपने फैसले का। बस उसे इस बात से बुरा लग रहा था कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा है, और पता नहीं अब कब देख पाएगा अपनी फैमिली। इसलिए उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था अपनी फैमिली से दूर होने का। यहाँ से शीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ यानली होश में आ जाती है। जैसे ही वह होश में आती है तो सबसे पहले अपने भाई विंग के बारे में पूछती है। सब उसके सवालों को अवॉइड करने लगते हैं और उसके बाद का ढंग से जवाब नहीं दे रहे होते। यानली गुस्से में कहती हैं, आप सब मेरी बात को अवॉइड करना बंद करेंगे, मुझे साफ साफ जवाब दीजिए, विंग कहाँ है? मैं उसे ढूंढवा चुकी हूँ, वो महल में नहीं है। कोई नौकर मुझे ठीक से जवाब नहीं दे रहा, आप लोग ठीक से जवाब नहीं दे रहे, मेरा भाई कहाँ है, बताएं। तब मैडम यू कहती हैं, यानली शांत हो जाओ, ठीक है ना, बैठ के आराम से बात करते हैं, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है, इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। तब यानली कहती है, मेरा भाई गायब है और आप कह रही हैं फिर कभी? फिर कभी जैन चैन गायब होता तब भी आप यही कहती? माँ, मैं जानती हूँ कि आप विंग को पसंद नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है? क्या आपको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है? मेरी जान निकल रही है, आशिन कहाँ है? मुझे बस एक बार मेरे भाई से मिला दे, फिर मैं आपका हर कहना मानूंगी। मुझे मेरे भाई से मिलाएं। सुनाई दे रहा है आपको माँ? विंग कहाँ है? कोई जवाब क्यों नहीं देता है? तब जैन चैन कहता है, शीजे 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 बैठे, ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ है, पर आप वादा करें कि आप सिचुएशन समझेंगी, ठीक है ना, समझेंगी ना शीजे? तब यालनी कहती हैं, चिट्टराना बंद कर दो, बताओ बात क्या है? जैसे जैन चैन अपनी बात शुरू करता है और ख़त्म करते करते यालनी की आँख में आंसू आ जाते हैं और वह आखिर में कहती हैं, कैसे कैसे कर दिया आपने, कैसे करा? हाँ बताएं, कैसे किया आपने माँ? क्यों 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 बताएं? इसलिए क्योंकि वो आपका अपना बच्चा नहीं था, इसलिए आपने उससे कैसे, मुझे तकलीफ ना हो इसके लिए आपने उससे कैसे आगे करा? आप लोग क्या कर दिया आपने? मेरी खुशियों के लिए उसे बलि क्यों चढ़ा दिया? उसके कितने सारे सपने थे, कितने सारे देखे थे उसने अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, और ये सब आपने होने भी कैसे दिया? कैसे कर सकते? मेरा आशिन मेरी वजह से तकलीफ में, उसके सारे ख्वाब मेरी वजह से टूट गए, मेरी वजह से मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी कभी नहीं। पूरी जिंदगी मेरे मन में ये गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से मेरे आशिन को तकलीफ सहनी पड़ी। वो साल में सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। मैं किसी भी तरह की खुशी डिजर्व नहीं, मैं किसी भी तरह की खुशी डिजर्व नहीं करती। ये कह के
याली काफ़ी तेज़ तेज़ रोने लगती है और जैनचन उन्हें गले लगाते हुए कहता है, शीजे शांत हो जाइए, मैं हूँ, मैं यही हूँ शीजे, शीजे शांत हो जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी शीजे, मत रोइए, शांत हो जाइए। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग मुझे रोज़ कमेंट करते हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए।